नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये 1000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है। आज के एमसीक्यूज रिलेटेड हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस से। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में और इस टाइप के क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं हम इस सीरीज के वीडियोज में, जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है आने वाले एग्जाम्स में भी आने की। आप पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में काफ़ी हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज ऑलवेज। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमेशा, और गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का आपको निशान लगाना है। सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, परवेसिव टू ऑल लेवल्स। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पे होती है या करनी पड़ती है। इसी को कहते हैं परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक होना, व्याप्त होना, हर जगह मौजूद रहना। और ऑल लेवल्स का मतलब है यहाँ पे कि मैनेजमेंट के सभी लेवल्स, चाहे वो टॉप लेवल है मैनेजमेंट का, चाहे मिडिल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, सभी पे प्लानिंग की एक्टिविटी मौजूद जरूर रहती है। नेक्स्ट है, सक्सेशन प्लानिंग इज मोर रेलिवेंट टू। सक्सेशन प्लानिंग, उत्तराधिकार योजना, ज्यादा रेलिवेंट है किसके संबंध में? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि सक्सेसर को तैयार करके रखना। बड़ी संस्थाओं में जहां पे मैनेजर्स काम करते हैं तो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी स्किलफुल होते हैं और उन पे संस्था के बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारा काम डिपेंड करता है। तो ऐसा ना हो कि कोई अचानक टॉप मैनेजमेंट का की पर्सन संस्था का अगर संस्था छोड़ के चला जाए या कोई उसका अनटाइमली डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में संस्था को कौन संभालेगा तुरंत? उसके लिए पहले से ही जो उसके सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज होते हैं उनमें से किसी को रेडी करके रखना, उसको इतना स्किलफुल करके रखना, उसके बारे में पहले से सोच करके रखना कि अचानक ऐसी जरूरत पड़ जाती है तो वो फिल कर सके पोस्ट को, ताकि संस्था का काम ना रुके। इसी को कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग और यह की जाती है ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट में जो पर्सन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश अ प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। ये एक थिंकर का स्टेटमेंट है और हमें बताना है किसका है। इसमें उनका मानना यह है कि जो प्लान होता है वो एक तरह से भविष्य को कैप्चर करने के लिए एक बनाया गया जाल होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, एलन। एलन का ये कथन है। नेक्स्ट है, एट व्हाट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज अ कॉर्पोरेट मैनेजर ऑपरेट। संस्था के किस लेवल पर एक कॉर्पोरेट मैनेजर काम करता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टॉप लेवल। देखिए, जब बात आती है कॉर्पोरेट मैनेजर, हालांकि कॉर्पोरेट मैनेजर करके कोई ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट कोई पद होता हो। कॉर्पोरेट का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट से होता है, यानी कि कंपनी से होता है। तो जब ये क्लियर नहीं है को कौन से मैनेजर की बात हो रही है, कॉर्पोरेट मैनेजर का मतलब है जो कॉर्पोरेट लेवल का मैनेजर हो, यानी कि फर्म में बड़े लेवल का मैनेजर हो। तो इसका मतलब हमेशा टॉप लेवल से ही होता है, टॉप लेवल पे वो काम करता है। बाकी जो मिडिल लेवल पे होते हैं उनको डिपार्टमेंटल मैनेजर कहते हैं। वो कॉर्पोरेट मैनेजर ना होकर के डिपार्टमेंटल मैनेजर कहे जाते हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह बताना है। सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। दरअसल डेलीगेशन जो कॉन्सेप्ट होता है, डेलीगेशन इसको हिंदी में भारार्पण या प्रत्यायोजन भी कहा जाता है, अधिकारों का प्रत्यायोजन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक ऑफिसर के पास जब ज्यादा काम होते हैं तो उनमें से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको वो अपने नीचे के अधिकारियों को सौंप देता है, कार्यों को।
कार्यों को जब सौंपा जाता है तो कार्य करने की अथॉरिटी भी सौंपी जाती है। हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती है। मतलब यह है कि आप अथॉरिटी, जब आप काम सौंपते हैं किसी को तो काम करने की अथॉरिटी सौंपते हैं। अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, लेकिन आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सौंप सकते हैं। हाँ, जब आप काम सौंपेंगे, अथॉरिटी सौंपेंगे तो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी उस सबऑर्डिनेट की जिसको वो काम सौंपा गया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी संस्था के फाइनेंस मैनेजर को 20 लाख रुपए का फंड अरेंज करना था किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। फाइनेंस मैनेजर ने कहा अपने डिप्टी फाइनेंस मैनेजर को कि आप इस काम को 20 लाख रुपए का फंड आप अरेंज कर लेना। अब फाइनेंस मैनेजर ने अपना काम डेलीगेट किया उसको, क्योंकि उसको और भी कई प्रोजेक्ट देखने थे। अगर ये काम ओरिजिनली फाइनेंस मैनेजर का था और अब उसने सौंपा है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने ये जिम्मेदारी दी हुई थी फाइनेंस मैनेजर को कि आपको 20 लाख का फंड अरेंज करना है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए। उसने ये जिम्मेदारी दे दी अपने जूनियर को, डिप्टी फाइनेंस मैनेजर को या असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर को। असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर मान लो ये काम कर नहीं पाता है, तो ऐसा नहीं है कि जब टॉप मैनेजमेंट पूछेगा फाइनेंस मैनेजर से कि वो ये कह दे कि देखो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है साहब, मैंने तो अपने असिस्टेंट को बोल दिया था ये काम। तो इसी को कहते हैं कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, उसको प्रत्यायोजित नहीं कर सकते हैं। आप काम सौंप सकते हैं, काम के साथ आप काम करने का अधिकार भी सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाएगी। हाँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको आपने दिया है। आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं किया आपने, लेकिन टॉप मैनेजमेंट आपसे जरूर पूछेगा। टॉप मैनेजमेंट को ये राइट है और आप उसके लिए अकाउंटेबल भी होंगे और रेस्पॉन्सिबल भी होंगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी कि काम जिसको सौंपा है क्या वो कैपेबल है काम करने के लिए या नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। दूसरा, जब आपने सौंप दिया तो ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली उसके ऊपर छोड़ देंगे काम, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो मैंने काम सौंपा वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है अपने आप जब काम सौंपा जाता है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह बनी रहेगी। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी तो डेलीगेट हो सकती है, इसलिए ये सही नहीं है स्टेटमेंट। बी वाला स्टेटमेंट सही है, ये डेलीगेट नहीं हो सकती रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे टॉप मैनेजर के पास मान लो कोई पावर काम करने की थी तो वो रेस्पॉन्सिबल भी था, उसने अपनी पावर नीचे वाले को सौंप दी, तो नीचे वाले को जब उसने काम सौंपा और काम के साथ पावर सौंपी तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद क्रिएट हो गई। यानी कि अधिकार और रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को आप अधिकार दे दें तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी जगह है ही, लेकिन जिसको अधिकार मिला है ऑटोमेटिकली उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो ये साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसमें बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर एक्स इज मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीसीएस, ही इज एक्स मार्केटिंग मैनेजर है टीसीएस में, तो वो इनमें से क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मिडिल लेवल मैनेजर। वह एक मिडिल लेवल मैनेजर है। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो आते हैं जो पूरी संस्था के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, टॉप लेवल पे काम करते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, ये सब जनरल मैनेजर। और मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। और लोअर लेवल पे आते हैं वो लोग, लोअर लेवल वालों को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, ऑपरेशनल मैनेजर भी कहा जाता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वो मैनेजर आते हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स से काम कराते हैं, वर्कर्स के ऊपर होते हैं और उनसे डायरेक्टली सीधे काम कराते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में इनमें से कौन सा एक आवश्यक स्टेप है, कदम है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का प्रत्यायोजन। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे पूरे काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, काम को बांटा जाता है, डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ऑफिसर्स के काम सेट किए जाते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं और जिन ऑफिसर्स के पास काम ज्यादा होता है उनसे नीचे के अधिकारियों को काम सौंपा जाता है। यही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का हिस्सा है।
बाकी जो है इस्टेब्लिशिंग और प्लानिंग प्रीमिसेस, ये प्लानिंग के प्रोसेस का हिस्सा होता है। इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। जॉब इवैल्यूएशन, ये स्टाफिंग का काम होता है। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स या स्टाफिंग का काम होता है जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है शेयरिंग अथॉरिटी विद सबॉर्डिनेट इज नोन एज। अपनी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करना, मतलब अपनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स को देना, ये क्या कहलाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कि जब टेम्परेरीली एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को अपना कोई काम सौंपता है और अथॉरिटी अपनी देता है, उस काम को करने की अथॉरिटी देता है। डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, ये इसका मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का लार्ज लेवल पे होना और परमानेंट बेसिस पे होना। यानी कि जब टॉप मैनेजर्स के कार्यों को उसके अधीनस्थों में परमानेंट बेसिस पे बांट दिया जाता है, तब उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो डिसीजन लेने की पावर्स होती हैं, उनका प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है, तो नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको भी राइट्स मिलते हैं कि वो भी डिसीजन ले पाएंगे। ये विकेंद्रीयकरण होता है, ये लार्ज लेवल पे होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी 1 to 1 होता है कि एक अधिकारी से एक अधीनस्थ के पास जाता है। राइट। नेक्स्ट, स्पान ऑफ कंट्रोल जो होता है, नियंत्रण का विस्तार। इस बात का मतलब होता है कि एक मैनेजर एफिशिएंटली अपने अंदर कितने सबॉर्डिनेट को मैनेज कर सकता है एफिशिएंट तरीके से, उसको कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब होता है संस्था में डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना, अलग अलग कार्यों के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का बनाना। नेक्स्ट है स्टाफ फंक्शन आर दोज विच डैश। स्टाफ फंक्शन कौन से हैं इनमें से, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। क्योंकि स्टाफ फंक्शन के बारे में स्टाफ फंक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में एक लाइन में डिस्कस कर देते हैं। देखिए, संस्था में एक होता है लाइन फंक्शन, एक होता है स्टाफ फंक्शन। लाइन फंक्शन कहते हैं उनको जिनके पास लाइन अथॉरिटी होती है, मतलब जिनके पास राइट होता है, अधिकार होता है, और वो आदेश देते हैं अपने से नीचे वालों को, सबऑर्डिनेट को। वो कहते उनको लाइन अथॉरिटी या लाइन ऑफिसर या लाइन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि परचेज मैनेजर अपने परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक लाइन ऑफिसर है। और स्टाफ फंक्शन का मतलब होता है, या स्टाफ ऑफिसर इनको कहते हैं, ये वो होते हैं जो विशेषज्ञ होते हैं किसी टॉपिक के, किसी विषय के या किसी कार्य के। लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है संस्था में, वो एडवाइजरी की पोजीशन होती है, एडवाइज करते हैं लाइन मैनेजर्स को, क्योंकि आदेश लाइन मैनेजर ही देंगे लोगों को काम करने का। स्टाफ मैनेजर सिचुएशन को समझ करके एक सलाह देंगे, परामर्श देंगे लाइन मैनेजर को। लाइन मैनेजर उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो इसके बारे में सारे ऑप्शन सही हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। डू नॉट हैव डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इनका काम केवल सलाहकारी होता है और इनकी सलाह को मानने के लिए लोग बाध्य नहीं होते। जब इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते लोग, इसलिए इनको रेस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहराया जा सकता है संस्था के किसी फेलियर के लिए। आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में किसी संस्था में सेकेंडरी रोल निभाते हैं। प्राइमरी रोल जो रहता है वो लाइन मैनेजर्स का रहता है। आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, इनका जो कैरेक्टर होता है वो एडवाइजरी होता है, सलाहकारी, यानी कि ये सलाह देते हैं। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, ये उनको एडवाइस देते हैं अपनी। नेक्स्ट है पुटिंग अ राइट मैन इन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटी इज कॉल्ड एज। लोगों की क्वालिफिकेशन और उनकी योग्यता के आधार पर सही व्यक्ति को सही जगह पे लगाना, ये किसके अंतर्गत आता है या इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको कहा जाता है स्टाफिंग या नियुक्तिकरण। स्टाफिंग या नियुक्तिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह देखा जाता है कि जो पद रिक्त हैं उनको भरा जाता है और योग्य व्यक्ति से सूटेबल पद को भरा जाता है। जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन वैसा उसको पद या वैसा उसको काम दिया जाता है। ये स्टाफिंग की प्रोसेस है। बाकी स्टाफिंग का हिस्सा होते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग में जो रिक्रूटमेंट है वो स्टाफिंग का एक स्टेप है और रिक्रूटमेंट के अंतर्गत लोगों को प्रेरित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि वो संस्था में जॉब करने के लिए अप्लाई करें। इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। लोगों को एक तरह से बुलाया जाता है, बुलावा भेजा जाता है
कि वो संस्था में आए और यहाँ पे जॉब करें। सिलेक्शन, सिलेक्शन अगला स्टेप होता है स्टाफिंग के प्रोसेस का ही। जब रिक्रूटमेंट में लोगों को आमंत्रित किया जाता है तो जो लोग आमंत्रित हो जाते हैं, यानी कि जो लोग अप्लाई करते हैं, अपना एप्लीकेशन भेजते हैं संस्था में, उनमें से अब किसको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है, इस बात का डिसीजन लेना सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन में कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है जो संस्था के लिए सूटेबल होते हैं, जो सूटेबल नहीं होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक कार्य है। कंट्रोलिंग के तहत ये कोशिश की जाती है कि संस्था के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे उनको मीट किया जा सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसमें से इंटरनल रिक्रूटमेंट का सोर्स कौन सा नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को आमंत्रित करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अब इंटरनल सोर्स होता है जब अंदर से ही लोगों को प्रेरित किया जाता है कि मतलब जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनको यूज किया जाता है जब रिक्रूटमेंट के लिए, और एक्सटर्नल होता है जब बाहरी सोर्सेज को यूज किया जाता है। तो इसमें कहा है कि इंटरनल का सोर्स कौन सा नहीं है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होते हैं ये संस्था से बाहर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ये स्थापित होते हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आज की डेट में देखने को मिलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक बाहर होता है, किसी संस्था से बाहरी ऑफिस होता है, संस्था इसके पास अप्रोच करती है कि हमें एम्प्लॉय चाहिए इस योग्यता के। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत सारे जो बेरोजगार है उनका डेटा अपने पास रखता है, तो संस्था के पास उन लोगों को भेजता है। ये तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बाहरी चीज हो गई। आंतरिक भर्ती के स्रोत है ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफर कर देना। किसी डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा हो जाते हैं, किसी में कम रह जाते हैं, तो एक से दूसरी जगह भेजना। प्रमोशन, पदोन्नति करना, ऊपर के पद जब खाली हो जाएं तो उनको भरने के लिए नीचे के पदों से ऊपर पहुंचाना, ये भी आंतरिक भर्ती का स्रोत है। और प्रेजेंट एम्प्लॉय, वर्तमान कर्मचारी। प्रेजेंट एम्प्लॉय जो होते हैं कई दफा उनको कहा जाता है कि वो अपने जान पहचान वालों को लाएं, तो ये भी आंतरिक भर्ती का एक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी टेस्टेड थ्रू। एक एम्प्लॉय की दक्षता को हम टेस्ट कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं इनमें से किसके माध्यम से। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, डेक्स्टर्टी टेस्ट। देखिए जब हम एम्प्लॉय को संस्था में रखने के लिए टेस्ट लेते हैं सिलेक्शन के समय, उनको कहते हैं सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट कई तरीके के हो सकते हैं, उन्हीं में से एक सिलेक्शन टेस्ट होता है डेक्स्टर्टी टेस्ट। डेक्स्टर्टी टेस्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन अपने काम में कितना निपुण है इस बात की जांच कराना। इसके अंतर्गत लोगों के काम करने का तरीका, उनकी स्पीड, उनके हाथों के मूवमेंट, कार्य करने के मूवमेंट, ये सब देखा जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कोई पर्सन कितना एफिशिएंट है। जैसे टाइपिस्ट को जॉब पे रखना है तो उसकी टाइपिंग में डेक्स्टर्टी देखी जाएगी, ड्राइवर को रखना है तो वो ड्राइविंग कितना अच्छा कर लेता है यह देखा जाएगा। उसमें हम लोगों की चेक करते हैं कि वो कितना अच्छे तरीके से काम को कर सकते हैं। उनके फिंगर्स के, हैंड्स के, आर्म्स के मूवमेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इनमें से नियुक्तिकरण प्रक्रिया का कौन सा एलिमेंट नहीं है, पार्ट नहीं है, तत्व नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरोल मैनेजमेंट। देखिए पेरोल का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज की पे होती है, सैलरी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो पेरोल मैनेजमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। बाकी जो स्टाफिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टाफिंग प्रोसेस का काम है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी स्टाफिंग से रिलेटेड है, और जॉब एवेल्यूशन करना एम्प्लॉयज की, ये भी स्टाफिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से भर्ती का स्रोत कौन सा नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस टेस्ट। ये दरअसल भर्ती का स्रोत नहीं है, ये एक सिलेक्शन से रिलेटेड एक टेस्ट होता है। भर्ती के स्रोत हैं फॉर्मर एम्प्लॉयज, पुराने कर्मचारी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से रिक्रूटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड दो तरीके के मेथड हो सकते हैं। डायरेक्ट जहां पे संस्था डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है लोगों को रिक्रूटमेंट करने में, इनडायरेक्टली जहां पे इनडायरेक्ट तरीके से संस्था लोगों को प्रेरित करती है संस्था में आने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है ये एक इनडायरेक्ट तरीका है, इसमें संस्था अपनी एडवर्टीजमेंट दे देती है
और अब लोगों को ये होता है कि वो एडवर्टीजमेंट देख के जिनको आना है वो संस्था में अप्लाई कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट एक डायरेक्ट तरीका होता है क्योंकि सीधे संस्था स्वयं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए पहुंचती है, वहां पे लोगों को इंटरव्यू लेती है। रेफर्ड एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय रेफरल, इसमें पुराने कर्मचारियों को कहा जाता है कि वो रेफर करें एम्प्लॉयज संस्था में आने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट होता है। थर्ड पार्टी अरेंजमेंट यानी कि एक बाहरी संस्था होती है जिसके माध्यम से लोगों को बुलवाया जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ट्रेनिंग के ऑन द जॉब मेथड हो सकते हैं, ऑफ द जॉब हो सकते हैं, ऑन द जॉब जॉब पे रहते हुए, ऑफ द जॉब जॉब से बाहर। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए कोचिंग। कोचिंग एक ऑन द जॉब प्रशिक्षण का मेथड है। इसमें 1-to-1 कोचिंग रहती है। दरअसल एक पर्सन को उसका एक जो एक्सपर्ट होता है उसके कोचिंग में रखा जाता है, उसके संरक्षण में रखा जाता है, उसके ट्रेनिंग में रखा जाता है। तो कंटिन्यूअसली जो कोच होता है वो एम्प्लॉय को उसके वर्क करने के दौरान भी उसको कोच करते रहता है, सिखाते रहता है। ये कोचिंग इसलिए ऑन द जॉब कही जाती है। बाकी जो ऑप्शन हैं क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, फिल्म्स, ये काम के प्लेस से अलग होता है और इसलिए ये ऑफ द जॉब मेथड होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग और मेकिंग श्योर दैट दे फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब इस चीज को क्या कहा जाता है कि क्या करना है, इस बारे में इंस्ट्रक्ट करना लोगों को, ऑब्जर्व करना कि वो उसको करें सही तरीके से अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, इसको कहते क्या है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है कि लोग कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओवरसीइंग एम्प्लॉइज एट वर्क इज नोन एज, कर्मचारियों को काम करने के दौरान देखना, उनकी देखरेख करना, ये कहलाता है क्या। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको कहा जाता है सुपरविजन या पर्यवेक्षण। यानी कि ऐसा विजन जो सुपर है, लोगों को अच्छे तरीके से देखना कि वो क्या कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है, ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही सुपरविजन कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट इन द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, इनमें से कौन सा डायरेक्शन फंक्शन का कंपोनेंट है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट। बाकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये डायरेक्शन के अंतर्गत नहीं आता, एचआर का पार्ट है, स्टाफिंग का पार्ट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब एचआर के पार्ट है। सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को देखना, उनका पर्यवेक्षण करना, ये डायरेक्शन का पार्ट है। डायरेक्शन के अंतर्गत दरअसल सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडिंग, ये सब डायरेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन इंक्लूड, डायरेक्शन में क्या क्या शामिल है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, अबव ए एंड बी। लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ही डायरेक्शन के पार्ट हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन, इनमें से डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, यह बताना है इस बार। और इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, फोरकास्टिंग। ये डायरेक्टिंग का काम नहीं है। बाकी डायरेक्शन में आता है सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तीनों आते हैं। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ, इंस्पायरिंग एक इंटीग्रल यानी कि अभिन्न तत्व है इनमें से किसका। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, डायरेक्टिंग। निर्देशन का काम ही होता है लोगों को निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, तो ये गाइडिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद डिजायर्ड रिजल्ट, वह प्रक्रिया जिसमें जो वास्तविक परिणाम होते हैं उनकी तुलना की जाती है उन परिणामों से जो डिजायर्ड थे, जो इच्छित थे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल। कंट्रोल ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रही है संस्था, एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस होती है तो उसको मेजर किया जाता है, फिर उसका मिलान किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, डेविएशन का पता लगाया जाता है और अगर कोई अंतर आया है तो वो क्यों आया है उसको सही करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है
कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट कंट्रोल में सब कुछ शामिल है लेकिन एक नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट करना ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बाकी रिजल्ट मेजर करना, गोल एस्टेब्लिश करना और करेक्टिव एक्शन लेना ये सब कंट्रोल के पार्ट हैं, कंट्रोल में शामिल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड टू कीप एक्शंस एंड आउटपुट्स विद इन प्री डिटरमाइंड लिमिट्स इज कॉल्ड। मतलब मैकेनिज्म का एक ऐसा सेट जिसका प्रयोग किया जाता है लोगों के कार्यों और उत्पादन को पहले से डिटरमाइन रिजल्ट्स के अंदर, यानी कि उसके तहत ही कोशिश की जाती है कि लोग कार्य करें। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल। कंट्रोल एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें लोगों से कहा जाता है कि जो प्री डिटरमाइंड लिमिट्स हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं, उनके अचीवमेंट के लिए काम करें। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।